फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होता है ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। लेकिन बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होता है। मान लो एक एग्जांपल लो, आपकी पर्सनल लाइफ से बताती हूँ कि आपने ब्लड रिपोर्ट करवाई है ना, और ब्लड रिपोर्ट करा के उसको कबड़ में रख दिया, क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? उसका एनालिसिस कराने हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास, कि भाई ये ब्लड रिपोर्ट कराई थी, अब आप इसको देखो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। करेक्ट। सेम इज द केस विद दिस, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बना दिए, अब आपको उनका क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सा फिगर किस चीज से कैसे रिलेटेड है, देन यू विल बी एबल टू टेक डिसीजंस। समझ में आ रहा? किसी भी चीज के फेस पे नहीं जाना चाहिए। वो एक कहते हैं ना, अ बुक शुड नॉट बी जज्ड बाय इट्स कवर, है ना, वही कह रही हूँ। सो यहाँ पे आपको सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस पे नहीं जाना है, आपको उनका एनालिसिस करना है। सो एनालिसिस को अगर मैं बहुत आसान भाषा में बताना चाहूँ तो आई विल से कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पोस्टमार्टम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एनालिसिस। कि कोई चीज बन गई, अब उसका हम तिया पाचा कर रहे हैं कि अब ये है क्या। करेक्ट। लेट्स रीड। एनालिसिस इज द क्रिटिकल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद हम उनका एनालिसिस जब करते हैं तब हम कोई डिसीजन मेकिंग के काबिल हो पाते हैं कि हाँ भाई चलो ऐसे है, ये मेरा प्रॉफिट रेशियो है, पिछले साल से ज्यादा है, कम है। सो अनलेस एंड अनटिल यू विल एनालाइज यू वोंट बी एबल टू डिसाइड एनीथिंग। करेक्ट। ऐसा ही होता है ना। देखो मैं ब्लड रिपोर्ट का एग्जांपल हमेशा इसमें जोड़ती हूँ। जब तक डॉक्टर आपकी ब्लड रिपोर्ट का एनालिसिस नहीं करेगा, क्या वो दवाई बता पाएगा आपको? नहीं बता पाएगा। राइट। चलिए आगे देखते हैं। द वर्ड एनालिसिस मीन्स, किसी चीज को एनालाइज करने का क्या मतलब होता है? ब्रेकिंग समथिंग डाउन इनटू वेरियस एलिमेंट्स and then asking critical thinking questions such as why and how in order to reach some conclusions. ऐसा ही होता है एनालिसिस, कि क्यों है और कैसा है हम ये पता करते हैं, then we take any decision. आगे चलते हैं, ये बहुत ही लेमैन सा था। आगे चलो। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। यहां से ध्यान से पढ़ना, क्या चीज का प्रोसेस है? एनालाइजिंग द फाइनेंशियल, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, analyzing the financial information in the financial statements to understand and take decision. मैं इतनी देर से यही बोल रही हूँ कि आप एनालिसिस करते हो ताकि आप बेटर इकोनॉमिक डिसीजंस ले पाओ। सिंपल है। किसी भी चीज को, जैसे ना एक वो कहावत है कि चेहरे पे मत जाओ, ऐसा बोलते हैं ना, कि पहले जानो समझो क्या सिचुएशन है फिर कोई भी डिसीजन लो। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हो। मान लो मोक्षा के हाथ में किसी कंपनी की बैलेंस शीट आ गई है ना, इसने देखा अरे कंपनी की बैलेंस शीट टोटल 10 करोड़ के एसेट, वेरी गुड वेरी गुड। खाली 10 करोड़ के एसेट देखना बेवकूफी है, पहले उसके बगल में लायबिलिटी देखो कि लायबिलिटी की क्या सिचुएशन, उस 10 करोड़ में कैपिटल कितना है और लायबिलिटी कितनी है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, मैं एक छोटा सा लेमैन एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपको समझ में आए कि एनालिसिस का बेनिफिट क्या है ना। आप खाली किसी चीज के एसेट देख के ये नहीं बोल सकते कि यार ये तो कंपनी बहुत बढ़िया है, आपको बशर्ते उसकी लायबिलिटीज भी चेक करनी चाहिए। देन कहने का ये मतलब है किसी भी एक फिगर को देख के हमें किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। करेक्ट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल वैल्यूज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे एक कॉमेडी सा एग्जाम्पल मेरे को याद आ रहा है, खैर, कि जनरली ना आपकी एज ग्रुप के बच्चे जो होते हैं ना, जैसे मान लो आपको अट्रैक्शन है, क्रश है, वो आप सिर्फ चेहरा देख के क्रश हो जाता है ना, और स्मार्ट है बंदा, हैंडसम है, पीछे का एनालिसिस तो देखो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या बैकग्राउंड है, क्यों है, खाली चेहरे पे नहीं जाना। ठीक है। सेम इज द केस विद दिस। आपने खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के कोई डिसीजन नहीं लेने, उनके हर एक फिगर को चेक करो, कंपेयर करो एक दूसरे से, फिर डिसीजन लो। सिंपल है। थोड़ा इडियोटिक था बट अच्छा एग्जाम्पल। The analysis of financial statement is the study of relation among various financial values in the financial statement. कौन से होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट? पिछले चैप्टर में पढ़ा, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स भी होते हैं। ठीक है। डेटा गिवन इन द फाइनेंशियल, आपके पास ये बुक है मेरी अनंत? नो नो नॉट दिस बुक, आपके पास बुक नहीं है मेरी? अच्छा, अभी मेरे से क्लास के बाद लेके जाना। ठीक है। द डेटा गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहाँ पे देखो इस लाइन से है ना आपको एनालिसिस का प्रोसेस पता चल जाएगा। तो जब आप आगे जाके प्रोसेस पढ़ोगे तो आपको लगेगा मैं तो ये इस लाइन में पढ़ के आया था।
data given in the financial statement is divided or broken into simple and valuable elements. I'll take annotation. मैं पहला यहाँ पे वर्ड लेती हूँ डिवाइडेड और ब्रोकन, ये मेरा पहला स्टेप। हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पूरा डेटा है उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करेंगे, फिर उन छोटे छोटे हिस्सों के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे बिटवीन द इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम्स, और फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे। यानी किसी भी चीज का एनालिसिस करने के लिए मेन दो क्या स्टेप हो गए कि पहले तो छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करो, उसको ब्रेक करके उन चीजों के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करो, देन टेक डिसीजन। समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस इज, यही लाइन को तोड़ के लिखा हुआ है बच्चों, नथिंग न्यू। डिविजन, एस्टैब्लिशिंग रिलेशन एंड देन इंटरप्रिटेशन। इसी लाइन को ब्रेक किया हुआ है, नथिंग न्यू। दिख रहा है? समझ में आ रहा है? The analysis and interpretation of financial statements are an attempt. बच्चों no need to learn. Frankly speaking, ये हम सिर्फ रीड कर रहे हैं, इसको कोई नहीं पूछेगा define analysis. ठीक है, पढ़ते हैं। The analysis and interpretation of financial statements are an attempt to determine the significance and meaning of financial statement data so that, यहाँ से पढ़ना, forecast may be made of the prospects for future earnings. देखो, आपको कोई भी फ्यूचर डिसीजन लेना होता है, आप कैसे लेते हो? अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पे, लॉजिकल है, जैसा आपने देखा होता है, जैसा सीखा होता है, वैसे ही आप फ्यूचर डिसीजंस लेते हो। तो आपको बोला है कि जब आप अपने अभी तक के स्टेटमेंट का एनालिसिस करोगे तो आगे का डिसीजन आप कर पाओगे। सिंपल है। प्रोस्पेक्ट्स फॉर फ्यूचर अर्निंग, एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट देयर ऑन, ये बहुत सारा डिफाइन किया है, नो नीड। एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट एंड डेट मैच्योरिटीज एंड प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पे आपको क्या क्या वर्ड याद रखने हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ तक तो कुछ है नहीं, यहाँ से एक तो आप फोरकास्ट कर सके, एनालिसिस का फायदा देखो इसमें आपको आ रहा है। एक तो आप फ्यूचर को फोरकास्ट कर सके, ये रहा। दूसरा, एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट एंड डेट मैच्योरिटीज। अब इसको आई विल से सॉल्वेंसी लिख सकते हो आप, कि आप कितने सॉल्वेंट हैं, आप कितने काबिल हैं अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। एंड प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिविडेंड पॉलिसीज। सिंपल है, कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है बच्चों, बस समझो। द टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस इंक्लूड बोथ, एनालाइज भी करना है और इंटरप्रीट भी करना है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, किसी के स्कूल में हुआ है रेशियो एनालिसिस? हुआ है? नहीं हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लो, आप रेशियो एनालिसिस में पढ़ोगे कि आपने करंट रेशियो निकाला, कंपनी का करंट रेशियो निकलता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है, शायद बीएसटी में कभी पढ़ा हो, है ना? हाँ, सो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब एनालिसिस में क्या आएगा? मान लो आपने निकाला कि मेरे 2 लाख के करंट एसेट है, 1 लाख की करंट लायबिलिटी, तो मेरा करंट रेशियो क्या हो गया? 2। तो ये तो निकाल लिया। अब ये 2 आने का मतलब क्या है? मेरी लिक्विडिटी अच्छी है, मेरी लिक्विडिटी बुरी है, हाँ, डबल है। इस रेशियो से हमें क्या पता लग रहा है कि करंट एसेट्स जो है वो मेरी करंट लायबिलिटी से कितने हैं? 2 टाइम्स, डबल, राइट? तो अब ये एनालिसिस तो हो गया। नाउ यू नीड टू इंटरप्रेट कि इज दिस रेशियो गुड, इज दिस रेशियो बैड, व्हाई, हाउ टू इम्प्रूव, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ज्यादा है, ये सब हम इसको कैलकुलेट करने के बाद करेंगे। यानी एक स्टेप तो हो गया एनालिसिस और दूसरा क्या हो गया? इंटरप्रिटेशन। आपके सिलेबस में इंटरप्रिटेशन नहीं है। यू गाइज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू इंटरप्रीट द डेटा। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि आप ये रेशियो निकाल दो, ठीक है, इंफॉर्मेशन देंगे, बोलेंगे ये वाला रेशियो कैलकुलेट करो, बट दे विल नॉट एक्सपेक्ट कि आपको ये पता हो कि ये रेशियो आया तो इसका क्या मतलब है, ये कंपनी के लिए अच्छा है या कंपनी के लिए बुरा है। Okay, see, there are many ifs and buts to this. So when I'll go to ratio analysis, I'll definitely explain. इस रेशियो पे अभी हम डिस्कशन इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज डिटेल डिस्कशन विल डू व्हेन वी विल स्टडी रेशियो। उसमें मैं बताऊंगी कि कम है तो क्या मतलब है, ज्यादा है तो क्या मतलब है, बहुत ज्यादा है तो क्या मतलब है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल आई विल डिस्कस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आपने सिर्फ एनालिसिस करना है, इंटरप्रिटेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस।
हाँ ये हो सकता है, जो आपको वो रिपोर्ट्स वगैरह जो आपका सबमिशन होता है ना, फाइल सबमिशन, उसमें हो सकता है आपको ये बनाने को बोले कि एनालाइज करो और इंटरप्रेट करो एग्जाम। हाँ तो वैसे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद सिंप्लीफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा गिवन इन द स्टेटमेंट। इंटरप्रिटेशन इज कंसर्न्ड विद एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल डेटा। यानी यहाँ पे क्या करोगे आप, एनालिसिस में सिंपल क्या करोगे, छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उसमें रिलेशन एस्टैब्लिश करोगे और एक रिजल्ट निकाल दोगे। उस रिजल्ट का क्या इंटरप्रिटेशन है वो आपके नहीं सिलेबस में, you guys are not expected to do that. These two terms are complementary to each other, that is analysis is not much of use without interpretation and interpretation cannot be done without analysis. यहाँ पे लिखा नहीं है बट आप ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। दोबारा रिपीट करते हो, these two terms are complementary, analysis is not of much use without any interpretation. इस लाइन का मतलब समझो, मैंने करंट रेशियो 2 निकाल के रख दिया कि जब मेरी कंपनी का करंट रेशियो 2 है, अब आगे बताओ तो सही ये 2 है, अच्छा है बुरा है, कि इसका इंटरप्रिटेशन तो करो, समझ में आ रहा है। सो कहने का ये मतलब है कि अगर आप सिर्फ एनालिसिस करके छोड़ देते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, आपको डेटा को इंटरप्रेट भी करना आना चाहिए, करना चाहिए इनफैक्ट, और इसमें आप ऐड कर सकते हो। एंड इंटरप्रिटेशन कैन नॉट बी डन विदाउट एनालिसिस। किस चीज को इंटरप्रेट करोगे जब कोई रिजल्ट ही नहीं निकाला है आपने। सो यू कैन ऐड हियर इफ यू वांट, इंटरप्रिटेशन कैन नॉट बी डन विदाउट एनालिसिस। ये सब थ्योरी चैप्टर्स ना बड़ी वो होते हैं बोरिंग से ना, तो ठीक है पढ़ना तो है। चलो आगे चले। फाइनेंशियल एनालिसिस इज अंडरटेकन बाय, कौन करेगा फाइनेंशियल एनालिसिस? क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, अदर यूजर्स। कौन थे यूजर्स, याद है इप्सिता, कौन थे? एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट, ओनर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, रिसर्च, ओके रिसर्चर्स, देन इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, वेरी गुड, यानी आपको याद है, ठीक है। अदर यूजर्स टू असेस क्रेडिट वर्दीनेस, फाइनेंशियल साउंडनेस एंड अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस। क्यों और कौन कौन करेगा वो यहाँ पे आ गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका शुरू होता है जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कि एनालिसिस करने के लिए क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं। जैसे अगर मान लो हमें बॉडी का एनालिसिस करना होता है बच्चे, हमारे पास क्या क्या टूल्स होते हैं। हम ब्लड रिपोर्ट करा सकते हैं, हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सी टूल्स हैं हमारे पास जिससे हम अपनी बॉडी में होने वाली प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकते हैं। MRI, ठीक है, ये ज्यादा पता है, इसको मेरे को थोड़ा ही पता है। सो 3-4 एग्जाम्पल मैंने दिए। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना है तो आपके पास क्या क्या टूल्स अवेलेबल है। ये अगला चैप्टर है आपका, जो आप पहले 2 देखेंगे, कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज, दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर, वहां पे आप बनाना सीखेंगे। चलिए, नहीं मतलब यहाँ पे तो वो सिर्फ बताएंगे कि कंपेरेटिव होता क्या है, उसको बनाना हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। हाँ, that's what I'm trying to say. For analysis and interpretation of a number of tools and techniques have been developed by the financial experts. Commonly used are, पहला है comparative statements. बच्चों comparative statements की अगर मैं बात करूं तो इसमें और कुछ नहीं है। अगर आप किसी भी कंपनी की वो उठा के देखना, बैलेंस शीट या P&L, वो हमेशा कंपेरेटिव फॉर्म में दी होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर्स है, करंट ईयर का डेटा है और बगल में क्या होता है, प्रीवियस ईयर का डेटा हमेशा होता है। सो दैट इज कॉल्ड अ कंपेरेटिव बैलेंस शीट। और कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि वो कंपेरेटिव बैलेंस शीट ही देती है, करेक्ट। अब इसमें करना क्या है, इसका जो पूरा टेबल बनता है उसमें ऐसा कुछ होता है कि आपका करंट ईयर का डेटा है, पिछले साल का डेटा है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है, पिछले साल से कितना % इंक्रीज हुआ, कितना % डिक्रीज हुआ, वो हम इस कंपेरेटिव स्टेटमेंट में सीखेंगे, करेक्ट है। कैलकुलेशन, अगला चैप्टर पूरा कैलकुलेशन है, उसमें अकाउंटिंग कुछ है ही नहीं। यही कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज, आपको एक बैलेंस शीट दी होगी 2 साल की और बोलेंगे इसका कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना दो। आपने क्या करना है, दोनों के डिफरेंस निकालने हैं, उस डिफरेंस को बेस ईयर से डिवाइड करना है और इतना % चेंज है, दैट्स इट, चैप्टर खत्म, ठीक है। चलिए वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, बट फिलहाल के लिए इस पे आते हैं।
comparative statements or comparative financial statements means a comparative study of individual items of financial statement, that is balance sheet and P&L, of 2 or more years of the enterprise itself. In comparative statements, amount of 2 or more years are placed side by side along with the change in amount in the absolute and percentage term. मैंने अभी बोला 2 ईयर का डिफरेंस निकालना, जो डिफरेंस आएगा दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, करेक्ट। उस डिफरेंस को बेस ईयर से डिवाइड करना, सो दिस डिफरेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टर्म्स इनटू 100 करके, है ना। सो यहाँ पे क्या बोला है, इन एब्सोल्यूट एज वेल एज परसेंटेज both P&L and balance sheet are prepared in the form of comparative statements. मैंने आपको बोला ना कि कंपनी की बैलेंस शीट और P&L हमेशा कंपैरेटिव फॉर्म में ही होती है। This technique is also known as horizontal analysis. बच्चों ये एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुने। जैसे चूज द करेक्ट में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, तो वो 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको चूज करना होगा, ठीक है। तो जो हमारा कंपैरेटिव होता है, अब इसको हॉरिजॉन्टल क्यों बोला ऐसे समझो, व्हाई दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। मैंने यहाँ पे 1 ईयर का स्टेटमेंट बनाया, फिर मैंने दूसरे ईयर का लिख दिया, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, फिर डिफरेंस निकालते हैं, लाइक वी आर गोइंग दिस वे, गेटिंग माय पॉइंट, करंट ईयर प्रीवियस ईयर डिफरेंस देन परसेंटेज टर्म्स। तो हम किस ऑर्डर में, हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं हम, राइट तो इसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्योंकि हम दिस वे एनालिसिस कर रहे हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। अब जो आप कॉमन साइज पढ़ेंगे वो वर्टिकल होगा, ठीक है, हम बताएंगे वो कैसे है, आगे चलते हैं। इंट्रा फॉर्म और इंटर फॉर्म क्या होता है, खुद को खुद से कंपेयर करते हैं, और इंटर फॉर्म क्या होता है। अब यहाँ पे अगर मैं अपनी ही फॉर्म का 2 साल का डेटा लेकर डिफरेंस निकाल रही हूँ तो ये इंट्रा फॉर्म है। अगर मेरी फॉर्म और कॉम्पिटिटर की फॉर्म को कंपेयर कर रहे हैं और डिफरेंस निकाल रहे हैं तो इंटर फॉर्म हो गया, वेरी सिंपल। अब आ जाओ कॉमन साइज पे ये बहुत ही सिंपल है, इसे हम कहते हैं वर्टिकल एनालिसिस। पहले होता क्या है ये समझो, फिर रीड करेंगे। जैसे मान लो आपने बैलेंस शीट बना ली, इधर ध्यान दो बच्चे, है ना। बैलेंस शीट कैसे बनती है, वर्टिकली बनती है। हमारी 1 साल की बैलेंस शीट जो होती है कंपनी की, आपने देखा वर्टिकली बनती है। अब मान लो आपने वर्टिकली बैलेंस शीट बनाना शुरू किया, इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके नीचे आया हमारा जो शेयर होल्डर्स फंड, फिर शेयर वो एप्लीकेशन वाला, उसके बाद नॉन करंट, फिर करंट। अब क्या होगा, इन सब का जो टोटल आएगा वो एक फिगर होगा, कोई भी एक फिगर, राइट। बट होता क्या है, जब हम बैलेंस शीट का टोटल और उन फिगर्स को देखते हैं, हम कुछ एनालाइज नहीं कर पाते कि मेरी टोटल लायबिलिटी में से ये कितना परसेंट है, ये नॉन करंट लायबिलिटी का क्या परसेंटेज है, करंट लायबिलिटी का क्या परसेंटेज है, मेरे शेयर होल्डर फंड का क्या परसेंटेज है। तो हम क्या करते हैं कि हमने ये बैलेंस शीट बनाई, ठीक है, यहाँ पे लाइन आइटम्स है, यहाँ पे मेरे करंट ईयर के फिगर्स है। व्हाट आई विल डू, आई टेक दिस टोटल एज 100, आई विल अज्यूम दिस टोटल एज 100, और फिर मैं बाकी सारी वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगी कि ये 100 है तो इतना कितना होगा। अगर मान लो यहाँ पे नॉन करंट का 50,000 फिगर आ रहा है, 50,000 कम हो गया, 5 लाख ले लो, ठीक है। टोटल आपका 50 लाख है बैलेंस शीट का, और आपकी नॉन करंट लायबिलिटी 5 लाख है, तो 5 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100, समझ में आ रहा है। तो हम ये सारे फिगर्स को 100 के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, हमें इजीली पता चल जाएगा कि अच्छा 100% में से 10% मेरी करंट लायबिलिटी है, 20% नॉन करंट लायबिलिटी है, 80% मेरे शेयर होल्डर्स फंड है। सो कहने का मतलब हम इसे पूरा 100 के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे बाय टेकिंग दिस टोटल एज अ बेस, करेक्ट। ये होता है कॉमन साइज। कॉमन साइज वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि हमने पूरी बैलेंस शीट को एक कॉमन साइज में कन्वर्ट कर दिया, और वो कॉमन साइज क्या है, 100, करेक्ट। तो बैलेंस शीट में जो हम 100 अज्यूम करते हैं वो बैलेंस शीट का टोटल होता है, और पीएनएल में जो 100 अज्यूम होता है वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के आगे 100 लिखिए, बाकी सबको कन्वर्ट कर दीजिए, सिंपल है, यहाँ पे लिखा होगा। चलिए देखते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स in which
sorry, individual items of the statements of 2 or more years are placed side by side and thereafter converted into percentage taking a common base. Common base is total asset or total liability in case of common size balance sheet. हमारे जितने एसेट होते हैं उतनी ही लाइबिलिटीज भी होती है. एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन केस ऑफ P&L, ये मैंने आपको बता दिया. In common size balance sheet, the total assets or total equity is taken as 100 and all the amounts are expressed as a percentage of total figure. Similarly, in common size P&L, revenue from operation, that is net sales, is taken as 100 and all the amounts of incomes and expenses are converted into with common base. ठीक है, समझ आ गया? क्या क्या लेना है कॉमन बेस बैलेंस शीट में? एसेट या लायबिलिटी का टोटल, और P&L में बहुत सारा. आपका अगला चैप्टर सिर्फ कैलकुलेशंस है और कुछ है ही नहीं. दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल एनालिसिस. बच्चों इसको वर्टिकल क्यों बोला? क्योंकि हम कैसे एनालिसिस करते हैं, ये फिगर लेते हैं, ये फिगर लेते हैं इनटू 100, दिस फिगर डिवाइड बाय दिस फिगर इनटू 100. तो हम वर्टिकली चल रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग हॉरिजॉन्टली. समझ में आ रहा है? सो इसलिए हम इसे वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं. चलिए आगे चलते हैं. रेशियो एनालिसिस, जो कि आपका पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 ऑफ दिस बुक. रेशियो एनालिसिस, यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, दो इंटर रिलेटेड फाइनेंशियल फिगर्स को लेते हैं, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, उसका रिजल्ट निकालते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं. सिंपल है, लेट्स रीड. रेशियो इज एन अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन of a relation between two related or interdependent components of financial statement. शायद आपने 8th या 9th में पढ़ा होगा कि रेशियो क्या होता है. फाइनेंशियल रेशियोज को छोड़ दो, रेशियो क्या होता है? दो फिगर्स के बीच में रिलेशन. यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो दो फिगर जो होंगे वो फाइनेंशियल फिगर्स होंगे. सिंपल है. तो हम इसे क्या कहते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज कह देते हैं. An analysis of financial statement with the help of accounting ratio is termed as ratio analysis. Ratio analysis is an important tool or technique for analyzing the financial statements, that is balance sheet and P&L. बच्चों ये वाले जो चार आप पॉइंट्स देख रहे हैं, इसी में ही आपका रेशियो एनालिसिस का पूरा चैप्टर बटा हुआ है. प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के कुछ रेशियोज है, सॉल्वेंसी निकालने के कुछ रेशियोज है, लिक्विडिटी निकालने. अब मैं इनका सबका थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ, हालांकि नॉट अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, स्टिल आई विल एक्सप्लेन. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होंगे? आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करेंगे कि आप प्रॉफिट कैसा कमा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, नेट, आप एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख लीजिए, एक एक दो दो लिख लीजिए, सारे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे. यहाँ पे लिखिए NP रेशियो, GP रेशियो, एग्जाम्पल में लिखिए. प्रॉफिटेबिलिटी के एग्जाम्पल में लिखिए नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. सॉल्वेंसी में लिखो डेट इक्विटी रेशियो, एग्जाम्पल लिखो. डेट इक्विटी में क्या होता है, हम अपने डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन चेक करते हैं कि हमारे पास डेट कितना है और इक्विटी कितनी है. ठीक है. सॉल्वेंसी में आप और भी लिख सकते हैं, वो लिख लीजिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लिख लीजिए. देन मूविंग टू लिक्विडिटी. लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी होती है आपकी करंट लायबिलिटीज को पे करने की कैपेबिलिटी, और सॉल्वेंसी होती है, हाँ, सॉल्वेंसी डिपेंड करता है कि आप अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने के कितने कैपेबल हैं. लिक्विडिटी का मतलब है कि आप शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने के कितने कैपेबल हैं, जिसमें आप दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं. एक तो करंट रेशियो लिख लीजिए और एक लिक्विड रेशियो लिख लीजिए. एक करंट रेशियो लिख लीजिए और एक लिक्विड रेशियो लिख लीजिए. एफिशिएंसी में ये होता है कि हम कितना एफिशिएंटली अपने बिजनेस को कैरी कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे चेक करते हैं. सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर लिख लीजिए, डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर. इन्वेंट्री टर्नओवर लिख लो, उतने से भी हो जाएगा. बाकी हम ये सारा पढ़ेंगे ही व्हेन वी विल मूव टू रेशियो ना. इसी में है एफिशिएंटली. ठीक है, तो हम चैप्टर पे अभी बहुत ज्यादा एग्जांपल दे दूंगी तो आप वो वर्ड सोचते रह जाओगे. एफिशिएंसी का लिखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो. और बताओ
वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बस कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आते हैं, ये भी आपका आखिरी चैप्टर है सिलेबस का। इट्स अ फुल चैप्टर, फुल फ्लेज चैप्टर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको ये बताता है कि मेरे बिजनेस में कैश कहाँ से आ रहा है और कैश कहाँ जा रहा है, यानी सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, जो कैश है वो कहाँ से हो रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड क्लासिफाइड अंडर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अगर आपको याद हो, मैंने 2-3 लेक्चर पहले बताया था कि हमारे बिजनेस की जो एक्टिविटीज होती हैं वो 3 हिस्सों में बटी होती हैं, या तो वो ऑपरेटिंग होती है, या वो इन्वेस्टिंग होती है, या फिर वो फाइनेंसिंग होती है। तो आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है बच्चों, इन्हीं 3 पार्ट्स में डिवाइड होके बनता है। ठीक है जी, डिटेल में हम व्हेन विल रीच टू कैश फ्लो तब हम देखेंगे। थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, यानी जो आप कोर बिजनेस एक्टिविटीज से आपका फंड आ रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज रिलेटेड टू बाय एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। एंड फाइनेंसिंग इज सोर्सेज ऑफ फंड, जो फंड अरेंजमेंट के लिए होता है वो फाइनेंसिंग। इट शोज सोर्सेज फ्रॉम विच कैश इज रिसीव्ड एंड द पर्पस फॉर विच इट इज यूटिलाइज्ड। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, शॉर्ट में लिखना चाहिए। इट ऑल्सो शोज चेंजेस इन कैश पोजिशन फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, यानी यहाँ पे कैश फ्लो जब आप बनाएंगे, जब आप उसका फॉर्मेट सीख जाएंगे, तब आप देखिएगा कि आपको ये भी पता चलेगा कि पिछले साल के कैश पोजीशन और इस साल के कैश पोजीशन में क्या अंतर है। यू विल बी एबल टू मेक आउट ये अंतर किस वजह से आया, यू विल बी एबल टू मेक आउट। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि कैश का जो पोजीशन चेंज होता है फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, उसके रीजंस आपको पता चले। सिंपल है। इन एडिशन टू द अबव, बच्चों ये जो आपने 4 पढ़े, कौन से 4 पढ़े, कंपेरेटिव, कॉमन साइज, कैश फ्लो, रेशियो, इनके अलावा और भी होते हैं बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। कुछ नाम दिए हुए हैं मैंने, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, ट्रेंड परसेंटेजेस है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, सिंस नॉट डिस्कस्ड। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एक्सटर्नल, इंटरनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ठीक है, एक्सटर्नल में क्या है, जब वो लोग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं जिनके पास डिटेल्ड रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है, यानी अंदर की सारी बातें अवेलेबल नहीं है, जो पब्लिश्ड अकाउंट्स हैं उनके बेसिस पे अगर वो एनालिसिस करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, दिया यहाँ पे वर्ड पब्लिश्ड अकाउंट्स लिखा है ऐसा कुछ, देयरफॉर दे हैव टू डिपेंड ऑन द पब्लिश्ड अकाउंट्स। पब्लिश्ड अकाउंट्स पे जो एनालिसिस होता है वो एक्सटर्नल है, और इंटरनल एनालिसिस ऑब्वियसली कौन करेगा, मैनेजमेंट, ओनर्स, जिनके पास अंदर का सारा कुछ इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उससे अगर आप एनालिसिस करते हैं तो दैट इज, एक बार रीड कर लेते हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय दोज हु डू नॉट हैव द एक्सेस टू डिटेल्ड रिकॉर्ड्स, देयरफॉर दे जस्ट हैव टू डिपेंड ऑन द पब्लिश्ड अकाउंट्स, यानी जो एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश होते हैं, बैलेंस शीट हो गई, पीएनएल हो गया, नोट्स टू अकाउंट्स हो गए, डायरेक्टर्स रिपोर्ट हो गई, ऑडिटर रिपोर्ट हो गई, वो सब कुछ उस पे एनालिसिस करेंगे। इंटरनल में क्या लिखा है, internal is conducted by the management to know the financial position and operational efficiency. The important feature of this analysis that management has access to all the information of the enterprise. Extensive access है management के पास, correct? तो ऑब्वियस ही बात है, लिखा है एक्सटर्नल जो कौन होंगे करेंगे, क्रेडिटर होंगे, लेंडर होंगे, बैंकर्स होंगे, और इंटरनल कौन करेगा, मैनेजमेंट, लॉजिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फिर से समझाओ, अभी तो बताया था। दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स। इट्स अ टाइम सीरीज एनालिसिस। इट शोज कंपैरिजन ऑफ डेटा फॉर सेवरल इयर्स अगेंस्ट अ चोजन बेस। इट इज यूजफुल फॉर ट्रेंड एनालिसिस एंड फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। बच्चों ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो। आपको बोला है कि ये एक टाइम सीरीज एनालिसिस है, जैसे अभी मैंने बोला कि आप 2 साल का डेटा रखो, एक बेस ईयर लो और चेंज को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, करेक्ट। ऐसा आप 2 साल क्यों, ऐसा आप 10 साल के लिए भी कर सकते हैं।
मान लो आप 2000 से स्टार्ट करो, 2010 से स्टार्ट करो कि 2010 में मेरा ये डेटा था, 11 12 13 14 सारे ईयर कंपेयर करो इस बेस ईयर के, पॉसिबल है? समझ में आ रहा है? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 2010 11 को कंपेयर किया, फिर 11 12 को कंपेयर किया, फिर 12 13 को कंपेयर किया। सो इससे आपको एक ट्रेंड भी पता चलेगा कि भाई बिजनेस में चल क्या रहा है, क्या ग्रोथ चल रही है, 2010-11 में क्या चेंज आया, 11-12 में क्या चेंज आया, 12-13 में क्या चेंज आया। सो यहाँ पे मैं इसको क्यों हाईलाइट कर रही हूँ, आपको है ना वो 1 मार्कर में पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन ट्रेंड एनालिसिस। 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन में दे देंगे, कॉमन साइज, कंपेरेटिव रेशियो और कैश फ्लो। कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स आर द एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वो हमने अभी पढ़ा। बच्चों इसे डायनामिक एनालिसिस भी कहा जाता है हॉरिजॉन्टल को, क्यों? क्योंकि वी जंप फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, है ना। और वर्टिकल को स्टैटिक भी कहा जाता है, क्योंकि हम 1 साल के डेटा को लेके ही हमेशा क्या करते हैं, वर्टिकल एनालिसिस करते हैं, तो वी डोंट मूव हियर एंड देयर, सो इट इज कॉल्ड स्टैटिक एनालिसिस। एक बार पढ़ लेते हैं। दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द स्टेटमेंट्स ऑफ 1 ईयर ओनली. It's a cross-sectional analysis, ratio analysis of financial statements of a particular period is an example of this. हम जो रेशियो एनालिसिस करते हैं वो कैसे करते हैं, 1 साल का डेटा लेके ही करते हैं। मान लो करंट रेशियो निकालना है तो उस साल के करंट एसेट, उस साल की करंट लायबिलिटी निकल गया। समझ में आ रहा है? सो कहने का मतलब है कि इसको भी आपको 1 मार्कर पूछ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं। रेशियो एनालिसिस इज द डैश टाइप ऑफ एनालिसिस, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। समझ में आ रहा है? Such analysis is useful in comparing the performance of several companies of same type or divisions or department in one enterprise only. Horizontal and dynamic analysis is the time series analysis. Vertical or static is carried out at one particular point of time, generally when the accounts are closed. कब हम करते हैं वर्टिकल एनालिसिस? जनरली एट द ईयर एंड। बच्चों अब इसका डिफरेंस मैं नहीं करवा रही, ठीक है। इंट्रा फर्म और इंटर फर्म पढ़ाना पड़ेगा। इंट्रा फर्म खुद को खुद से कंपेयर करना, इंटर फर्म खुद को दूसरों से कंपेयर करना। ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का क्या प्रोसेस है, तो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डेटा है उसको रीअरेंज करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करेंगे, देन विल कंपेयर एंड देन विल कंक्लूड। सिंपल है, पढ़ो। रीअरेंजमेंट for analysis it is necessary to reclassify the complex data given in financial statements into purposive classes so that maximum desired information of every data can be extracted। इसको इतना ज्यादा टेक्निकल मत करो, छोटे छोटे हिस्सों में डेटा ब्रेक होता है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि आप ओवरऑल एक डेटा को लेके एनालिसिस नहीं कर सकते, राइट। कंपैरिजन आफ्टर द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इनटू स्मॉल डिफरेंट कैटेगरीज it is necessary to obtain a comparative data of the same enterprise of past periods in the time series analysis। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज और बताती हूँ, जब रेशियो पढ़ेंगे तब डिटेल में बताऊंगी। जैसे मान लो अभी मोक्षा ने बोला था कि मैम करंट रेशियो 2 होता है, मतलब अच्छा है कि हमारी जो करंट एसेट है वो डबल है करंट लायबिलिटी से। आपने ये बोला तो ठीक था बच्चे, लेकिन ये हर इंडस्ट्री के लिए जरूरी नहीं है कि अगर किसी के डबल है तो इट इज गुड, ठीक है। ओवरऑल ये एक्सेप्टेबल होता है, पर किसी किसी इंडस्ट्री में 1.5 भी एक्सेप्टेबल होता है, किसी में 2.5 एक्सेप्टेबल होता है, तो दैट विल डिपेंड ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। हम कंपेयर किससे करते हैं? स्टैंडर्ड रेशियो से। अच्छा इसको स्टैंडर्ड रेशियो को समझाते हैं। जैसे मान लो आपने फीवर चेक किया है ना, थर्मामीटर से फीवर चेक किया और आपका उसमें टेम्परेचर दिखा रहा है 99.5, आप क्या बोलोगे, फीवर है कि नहीं है? कैसे पता चला फीवर है? क्योंकि 98.5 से ऊपर था तो आपने बोला कि फीवर है। आप एक बात बताओ कि अगर आपके पास 98.5 का स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं होता तो क्या आप बता पाते कि इस बंदे को फीवर है या नहीं है? तो एक स्टैंडर्ड फिगर की जरूरत हमेशा होती है। अब जैसे 98.5 से नीचे रहता है तो हम कहते हैं ठीक है यार कोई टेम्परेचर नहीं है ना, जैसे ही उससे ऊपर जाता है हम लेट जाते हैं, अरे बुखार हो गया। कहने का मतलब हमारे पास जब तक कोई स्टैंडर्ड फिगर नहीं होगा कंपेयर करने के लिए, हम क्या चीज का रिजल्ट निकालेंगे, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट इट इज रिटन कि आपको कंपैरिजन के लिए डेटा चाहिए। वेरी रेयर, वेरी रेयर।
फिर एनालाइज करेंगे और उसे क्या कर देंगे, इंटरप्रेट। ये आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट ए पार्ट ऑफ सिलेबस। ओके, ये सब क्यों पढ़ा रही हूँ मैं पता नहीं, बट ठीक है, ना पढ़ाऊं, बोर हो गए इसको देख देख के, तो क्या करें। कितनी क्लासेस से थ्योरी पढ़े जा रहे हो आप, देखो बेटा ये खत्म हो जाएगा, आई डोंट वांट टू टेक इट टू नेक्स्ट क्लास, समझो। अच्छा ठीक है, जल्दी 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 कराते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या है, आप लोग घर से रीड कर लेना, ठीक है। सो आई नो थ्योरी थोड़ा बोरिंग होता है, बट अगली क्लास में नहीं होगा अकाउंटिंग रेशियो, कंपैरेटिव कॉमन साइज होगा, वो कैलकुलेशंस है। हाँ अब ठीक है, शॉर्ट में हाईलाइटेड पॉइंट्स ही पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल, सारे बोर हो जाते हैं थ्योरी के नाम से। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एनालिसिस, कि हम ये एनालिसिस करते हैं, क्यों करते हैं, हमें प्रॉफिटेबिलिटी का पता चले, अर्निंग कैपेसिटी का पता चले, सॉल्वेंसी का पता चले, लिक्विडिटी का पता चले। कुछ ना समझ में आए ना, ये 4 वर्ड लिखाना, अगर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हम एनालिसिस क्यों करते हैं, ये 4 शब्द याद रखना। कौन से 4? लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी। पढ़ते हैं वही लिखा होगा। लेट मी रीड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड बाय वेरियस इंटरेस्टेड ग्रुप्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द अर्निंग कैपेसिटी, मैनेजरियल एफिशिएंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जिसे हम क्या कहेंगे, लिक्विडिटी, लिख लो यहाँ पे, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जिसे आप सॉल्वेंसी भी कह सकते हैं। इट हेल्प्स फॉर इंटर फॉर्म एंड इंट्रा फॉर्म कंपेरिजन। बच्चों अब तो ये बिना पढ़े भी आप लिख सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एनालिसिस क्यों करते हैं। इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग, प्रिपेयरिंग बजट्स, इट मेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर एक्सप्लेनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। सारा याद रखने की कोई जरूरत नहीं। क्या क्या याद रखोगे, अर्निंग कैपेसिटी का पता चले, एफिशिएंसी का, अर्निंग कैपेसिटी यानी प्रॉफिटेबिलिटी, मैंने बोला ना 4 ही वर्ड है इसके, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, एफिशिएंसी, वही 4 लिखे हुए हैं। इंटरफॉर्म, इंट्राफॉर्म, फोरकास्टिंग, बजटिंग एंड मेकिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इजियर टू अंडरस्टैंड। चलिए अब तो मैं फटाफट करा रही हूँ, अब ठीक है, अब चलेगा, बोर हो जाते हो थ्योरी से। चलो ठीक है, यूजेस ऑफ फाइनेंशियल, के भाई क्या क्या काम आता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल। अच्छा डायरेक्ट इस पे आओ, ये सब छोड़ दो। सिक्योरिटी एनालिसिस कौन करता है, कौन करेगा बताओ, इन्वेस्टर्स, के भाई मैं अपने फंड लगा रहा हूँ, कितना सिक्योर रहेंगे मेरे फंड्स। सो एक बार यहाँ पे मार्क क्या करोगे, इट इज द प्रोसेस विच द इन्वेस्टर कम्स टू नो वेदर द फर्म विल बी एबल टू फुलफिल हिज एक्सपेक्टेशंस ऑफ व्हाट। कोई भी इन्वेस्टर एक फर्म से क्या एक्सपेक्ट करता है, डिविडेंड, कैपिटल एप्रिसिएशन एंड सिक्योरिटी ऑफ हिज मनी, दैट्स इट। तो वो एनालाइज करता है कि भाई कंपनी कैसी चल रही है, सिंपल है, उसको ये 3 चीजें चाहिए होती है फर्म से या कंपनी से, सॉरी। क्रेडिट एनालिसिस कौन करेगा, जो लोन देगा, जो लेंडर्स होंगे, पढ़ो। सच एनालिसिस इज यूजफुल व्हेन फर्म ऑफर्स क्रेडिट टू न्यू कस्टमर्स और डीलर्स। मैनेजर ऑफ द फर्म, उधार पे देना या किसी को लोन देना, तब आप क्रेडिट एनालिसिस करोगे। The manager of the firm would like to know whether to allow extend credit or not. Such analysis is also useful for bank before granting the loan. Simple है। Debt analysis, ये खुद फर्म करती है कि मैं और लोन लेने के केपेबल हूँ या नहीं, मुझे और लोन लेना चाहिए या नहीं, क्या मैं उसका इंटरेस्ट बेयर कर पाऊँ, क्या मैं उसका प्रिंसिपल रीपे कर पाऊंगी। एक वो कहावत है ना, पैर उतने ही पसारो जितनी चादर हो, ऐसा बोलते हैं ना, तो लोन उतना ही लो जिसको बेयर कर सको, राइट। लोन लेके रात को नींद ना आए, ऐसा लोन नहीं लेना चाहिए। डिविडेंड डिसीजन, ये भी खुद मैनेजमेंट को जरूरत है कि भाई मेरे प्रॉफिट्स में से मुझे कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना रिटेन करना है। मान लो अगर 80 रुपए का प्रॉफिट है तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि भाई मैं कितना शेयर होल्डर्स में बांट दूं और कितना रिजर्व्स में रख लूं। जनरल बिजनेस एनालिसिस, इसमें तो सब आ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, सब कुछ आ जाएगा, इसीलिए हम एनालिसिस करते हैं। दिस आई विल नॉट एक्सप्लेन। ये यूजर देख के मेरे को इतना गुस्सा आता है ना कि मैं पढ़ा पढ़ा के थक गई हूँ, ठीक है। पार्टीज कौन कौन इंटरेस्टेड होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, वही पार्टी होंगी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड थी। कौन?
मैनेजमेंट, ओनर, एम्प्लॉयज, रिसर्चर, कंज्यूमर, क्रेडिटर, बैंक्स, पब्लिक, ठीक है, वो सारी लिखी हुई है। लॉजिकल है, पढ़ लोगे, फिर मत बोलना मैम आपने जल्दी जल्दी करा दिया, मैं आराम से भी करा सकती हूँ। लिमिटेशंस, ये वही लिमिटेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन है। पूछो क्यों? क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके एनालिसिस कर रहे हो, तो अगर सोर्स में प्रॉब्लम होगी तो वो प्रॉब्लम रिजल्ट में भी तो होगी ही ना। तो जो लिमिटेशन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थे वही लिमिटेशन इसके भी है। हेड पॉइंट्स पढ़ते हैं। हिस्टोरिकल एनालिसिस, उसमें आपने पढ़ा था हिस्टोरिकल डेटा, यहाँ हम कह रहे हैं हिस्टोरिकल एनालिसिस। पास्ट डेटा को हम एनालाइज किए जा रहे हैं, जो हो चुका है, जो होने वाला है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है, जबकि, है ना। इग्नोर द प्राइस लेवल चेंज, ये उसमें भी था कि हम करंट मार्केट प्राइस को इग्नोर करते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर्ड, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो नहीं होता तो उसकी एनालिसिस में कैसे होगा? लॉजिकल है। सफर फ्रॉम ऑल द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जितनी भी गलतियां या लिमिटेशन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होंगी वो सारी की सारी इसमें कैरी फॉरवर्ड होंगी। नॉट फ्री फ्रॉम बायस, जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम बायस है, नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? लॉजिकल है। वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, डिफरेंट जगह पे अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के कारण कई बार स्टैंडर्ड चीजें, स्टैंडर्ड रेशियोज, कंपैरिजन डेटा मिलना मुश्किल हो जाता है, दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशन। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? मैनिपुलेशन। तो अगर आपके अकाउंट्स मैनिपुलेटेड होंगे तो दैट मैनिपुलेशन विल ऑटोमेटिकली बी कैरिड फॉरवर्ड इन योर एनालिसिस। जब आपका कौन सा, ये वाला, ये वाला ना, मैं यहाँ पे क्या बोला है कि कई बार क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रही होती है, तो जो हम इंटर फॉर्म की बात कर रहे हैं वो मुश्किल हो जाता है। एक तो इसमें लिखा नहीं है बट थोड़ा और बताती हूँ आपको। एक और लिमिटेशन अगर आप लिखना चाहो, हालांकि वो लिमिटेशन रेशियो एनालिसिस की है, बट रेशियो एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ दिस, कि हमारे पास स्टैंडर्ड रेशियोज अवेलेबल नहीं होते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन। जैसे हम कहते हैं कि मान लो मैंने कोई रिजल्ट निकाल लिया, तो अब इस रिजल्ट को किस चीज से कंपेयर करूं, तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशियोज भी आप एक लिमिटेशन डाल सकते हैं। ये आप रेशियो एनालिसिस में ये पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ये चैप्टर खत्म हो गया। मैंने आपको बोला था 20 से 25 मिनट का ये चैप्टर है, मैंने फिर भी 50 ज्यादा ही लगा दिया, 1 घंटा लगा दिया, फिर मेरा दिल बड़ा है ना, मेरे को पता है। सो 1 घंटा लग गया इस चैप्टर को खत्म करने में। हालांकि ये चैप्टर मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए था 12th के बच्चों को, आई शुड हैव सेड गो एंड रीड। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में हम कंपैरेटिव कॉमन साइज को खत्म करेंगे विद 1-1 क्वेश्चंस, क्योंकि वो पूरा चैप्टर कैलकुलेशन है। हाँ बोलो, एक एक क्वेश्चन चारों का करेंगे, कंपैरेटिव कॉमन साइज, बैलेंस शीट, पीएनएल का। ठीक है, और वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। उससे नेक्स्ट क्लास में अगर हम अगली क्लास में मान लो किसी कारणवश नहीं फिनिश कर पाए और एक लेक्चर वो एलोंगेट हुआ, तो हम 2 लेक्चर के बाद रेशियो एनालिसिस करेंगे। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, मजा आएगा अकाउंटिंग रेशियो पढ़ने में। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।